हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो सितंबर में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं उसकी 9 सितंबर की पहली शिफ्ट के बारे में, ठीक है, उसका पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि जीएस का पोर्शन है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस के किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्लस उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सब के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 2001 में लता मंगेशकर जो कि भारत की एक गायिका हैं, उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो लता मंगेशकर है। हालांकि लता मंगेशकर ने ये चारों पुरस्कार जीते हैं, लेकिन 2001 में जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वो इन्होंने जीता था। तो कब जीता था? 2001 में। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए, जो लता मंगेशकर जी हैं, उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब जीता था? 1993 में। ठीक है, भारत रत्न तो कब जीता था? ये जीता था 2001 में। ठीक है, और ये वाला पुरस्कार 1993 में। पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, इनको यह मिला था 1999 में। और जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो कि फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च, मतलब फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, और यह इनको मिला था 1989 में। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1993 में, पद्म विभूषण 1999 में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में, और प्लस जो भारत रत्न है वो 2001 में जीता था। ठीक है, इनको ये मिले थे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसकी जो समानता है या जिसका जो मतलब अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के ही समान है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226। देखिए, इसमें क्या है अनुच्छेद 32 में? अनुच्छेद 32 में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, यह इसके तहत रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? यह इसके तहत 5 प्रकार की रिट है उनको जारी करता है। और अनुच्छेद 226 क्या है कि जो राज्यों का जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो रिट जारी करता है। तो इन दोनों का जो 32 और 226 की समानता यही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और 226 में राज्यों के उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। ठीक है, अच्छा, 5 प्रकार की रिट हैं कौन कौन सी? तो 5 प्रकार की रिट हैं। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी है परमादेश। तीसरी है प्रतिषेध। फोर्थ है अधिकार परीक्षा। और 5वीं है उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये हैं 5 प्रकार की रिट। अच्छा, एक और इनमें क्या बात है कि जो अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकार के मामले में रिट जारी करता है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं, नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके तहत रिट जारी करता है। लेकिन जो हाई कोर्ट हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, वो मूल अधिकारों के साथ साथ जो दूसरे भी नागरिक के अधिकार हैं उनके संबंध में भी यह रिट जारी करता है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अधिक है। ठीक है, जो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है रिट जारी करने का आर्टिकल 226 के तहत, वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये रहा इसमें कि अनुच्छेद 226 में क्या है? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, और अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो इनमें से कौन है जिसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? तो वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। कब? 1929 में। ठीक है, तो चलिए सहजानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो सहजानंद सरस्वती हैं, उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसको शॉर्ट में BPKS भी बोलते हैं, इसकी स्थापना की थी। और
इसका जो मतलब उद्देश्य क्या था, जो BPKS है इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो जमींदारी प्रथा थी उसके खिलाफ विरोध करना या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, और जो बटाईदार किसान थे उनके अधिकारों के लिए किसानों को संगठित करना। जो बटाईदार किसान थे उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा था उसके लिए किसानों को संगठित करना और जमींदारी प्रथा का विरोध करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। किसके? BPKS, बिहार प्रांतीय किसान सभा के। और जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं वो अखिल भारतीय किसान सभा के भी अध्यक्ष बने थे। किसके अध्यक्ष? अखिल भारतीय किसान सभा के भी अध्यक्ष बने थे सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो आत्माराम पांडुरंग हैं उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और कहाँ? मुंबई में। अच्छा, इसमें से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। और कहाँ पे की थी? मुंबई में। और कब की थी? 1867 में। ठीक है, तो ये सब फैक्ट याद रखने हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले देखें प्रार्थना सभा को, तो जो प्रार्थना समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। कैसा सुधार आंदोलन था? एक हिंदुओं से रिलेटेड आंदोलन था जो 1867 में मुंबई में, जो कि अब मुंबई है लेकिन पहले बम्बई था, वहाँ शुरू हुआ था। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। और यह जो बंगाल में जो राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ना, इससे ये पता चला गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने। तो जो राजाराम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था, कहीं ना कहीं जो प्रार्थना समाज था वो इसी से प्रेरित था। किससे? ब्रह्म समाज से। ठीक है। अच्छा, ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और कहाँ पे? कोलकाता में। किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने। इसका उद्देश्य क्या था? जो ब्रह्म समाज था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो हिंदू धर्म था उसको शुद्ध करना, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा को अस्वीकार करना, मतलब जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना। जो लोगों के अंदर जो जातियों की व्यवस्था थी, मतलब ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और जो तो ये जाति व्यवस्था थी उसको अस्वीकार करना, मूर्ति पूजा को अस्वीकार करना, और जो एकेश्वरवाद था उसको बढ़ाना, मतलब एक ईश्वर को जो मानने की प्रथा थी उसको बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। राजाराम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का जनक। और ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो राजाराम मोहन राय थे उन्होंने सती प्रथा का भी उन्मूलन किया था। सती प्रथा जो कि भारत की स्त्रियों से रिलेटेड काफ़ी मतलब बहुत बेकार प्रथा थी, इसको ख़त्म करने का योगदान भी राजाराम मोहन राय को दिया था। और इन्होंने यह कब सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1829 में। कब? 1829 में उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? जो नील दर्पण नाटक है वो किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र इन्होंने नील दर्पण नाटक को लिखा है। अच्छा, जो दीनबंधु मित्र थे यह कैसे नाटककार थे? ये एक बंगाली नाटककार थे। ठीक है, और ये जो नील दर्पण है ये भी एक बंगाली साहित्य है, यह बंगाली नाटककार थे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आगे। ये बात करें जो ऑप्शन में जो नाम दिए गए उनके बारे में, सबसे पहले देखते हैं मोतीलाल नेहरू जी के बारे में। जो मोतीलाल नेहरू थे वो सबसे पहले 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मतलब ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार तो बने थे 1919 का जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, जो अमृतसर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1919 में, पहले तो अध्यक्ष तब बने थे ये। और दूसरी बार कब बने थे? 1928 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें यह दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, एक तो अमृतसर और एक कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, मोतीलाल नेहरू के बारे में देखें तो इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर, जिनको शॉर्ट में CR दास भी बोलते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी जब ये दोनों कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे, तब इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई थी। अच्छा, अगले हैं चित्तरंजन दास, इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और स्वराज पार्टी के संस्थापक। ठीक है। अच्छा, सरोजिनी नायडू के बारे में देखें तो जो सरोजिनी नायडू थी
वो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। तो ये 1924 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी यह। अच्छा, प्रथम भारतीय महिला ये थी, तो प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कांग्रेस का पहली बार महिला के रूप में अध्यक्षता की थी। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। ठीक है, तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक और बात, जो सरोजिनी नायडू हैं उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 13 फरवरी को, जो कि जिनका बर्थडे है, और इसी दिन रेडियो दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न केमिस्ट्री का है कि निम्न में से क्षारीयता का सही क्रम है, मतलब कौन से इनमें से ये कौन से जो रासायनिक फॉर्मूले हैं इनमें से किसकी जो क्षारीयता है वो अधिक है। ठीक है, वो क्रम के हिसाब से लगानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सबसे ज़्यादा होती है CSOH की, फिर उसके बाद KOH की, फिर उसके बाद NaOH की, और उसके बाद LiOH की। ये है इनकी क्षारीयता का क्रम। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था? जो महेंद्र वर्मन प्रथम था वो इनमें से किस राजवंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश। जो महेंद्र वर्मन प्रथम था वह पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, तो चलिए प्रमुख वंशों के शासक देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं पांड्य वंश के बारे में। जो पांड्य वंश था वो एक प्राचीन तमिल राजवंश था। मतलब कैसा राजवंश था? वो एक तमिल राजवंश था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी तक इसने दक्षिण भारत में शासन किया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में शासन किया था। कब से कब तक? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी तक। और जो पांड्य हैं, मतलब जो पांड्य वंश के जो शासक थे, उन्होंने वर्तमान दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका के क्षेत्रों पर शासन किया था। जो वर्तमान में जो दक्षिण भारत है उस पर, और जो उत्तरी श्रीलंका था उस पर इसके राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, इसके उल्लेखनीय शासकों को देखें तो उनमें सबसे पहला था जटावर्मन सुंदर पांड्यन प्रथम, मारवर्मन कुलशेखर पांड्यन प्रथम, नैदियों पलासलाई मुड़ुक्कुड़मी, नैंदुंजेलिया, वेरियार सेलियान, मारवर्मन राजगृह तृतीय। बड़ी अजीब से नाम है। ये इसके प्रमुख शासक थे। ठीक है, पांड्य वंश के। क्या पता इस बार पल्लव वंश का पूछा, अगली बार पांड्य वंश का पूछ ले। तो ये पांड्य वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट शासक हैं उनका विवरण यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला है चोल वंश। जो चोल वंश के प्रमुख शासक देखें तो उनमें है आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंगा प्रथम। ये 4 इसके प्रमुख शासक हैं। और जो राजराज प्रथम था उसको सबसे महान शासक माना जाता है। किसको? राजराज प्रथम को सबसे महान शासक माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। और यह प्रश्न पूछा गया है किसमें? NTPC के एग्जाम में पूछा गया है कि जो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस चोल शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, तो ये चोल वंश के प्रमुख शासक हैं, याद रखना है। अगला है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के देख रहे हैं तो इसमें पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, मतलब पुलकेशिन पहला और दूसरा ये दोनों इसी के शासक हैं। जो पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जो पुलकेशिन द्वितीय था वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला है विजयादित्य। विजयादित्य क्या था कि चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक शासन विजयादित्य ने किया था। ठीक है, अगला है कुब्ज विष्णुवर्धन कीर्तिवर्मन द्वितीय, जो कि चालुक्य शासकों में से अंतिम था। जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था वो चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। मतलब चालुक्य वंश का प्रथम शासक था पुलकेशिन प्रथम, और इसका जो अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था इसको राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था दंतिदुर्ग उसने पराजित किया था।
किसने? जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था दंतिदुर्ग। अच्छा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो दंतिदुर्ग था वो किस वंश का राजा था? तो वो था राष्ट्रकूट वंश का राजा, और इसी ने पराजित किया था कीर्तिवर्मन द्वितीय को, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है पल्लव वंश। पल्लव वंश का अभी हमने महेंद्र वर्मन प्रथम तो देख लिया, और बाकी के भी शासक देखते हैं। देखिए पहला है सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश का संस्थापक था। जो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, तंदी वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय, नृपतुंग वर्मन और अपराजित वर्मन। ठीक है, इसके जो मोस्टली शासक हैं सभी शासक हैं सिंह विष्णु को छोड़कर, जिनके पीछे वर्मन लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित था? जो भारत का पहला जो गोल्फ क्लब था वो किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। जो भारत का जो रॉयल कॉलेज गोल्फ क्लब था कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये रहा रॉयल कॉलेज गोल्फ क्लब कोलकाता। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1829 में। भारत में इसको 1829 में स्थापित किया गया था, और यह भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। 1829 में इसकी स्थापना हुई थी, तो जाहिर सी बात है भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है ये। और इसका नाम मतलब इसको रॉयल क्यों कहा गया? जो रॉयल कॉलेज गोल्फ क्लब है इसको रॉयल क्यों कहा गया? क्योंकि जब 1911 में जो किंग जॉर्ज पंचम और जो क्वीन मैरी भारत आए थे, जब दिल्ली दरबार सजा था 1911 में, तो जब ये कोलकाता पहुँचे तो इन्हीं की याद में इसको रॉयल नाम था, रॉयल डिग्री थी इसको प्रदान की गई। 1911 में जो किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी भारत आए थे, तो कोलकाता की अपनी यात्रा की याद में क्लब को रॉयल की डिग्री प्रदान की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? मतलब पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं जो कि प्रमुख वीणा वादक हैं, उन्होंने 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रैमी। जो ग्रैमी अवार्ड है वो इन्होंने 1994 में जीता था। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए जो अवार्ड है जैसे कि संगीत कलानिधि पुरस्कार है, यह कर्नाटक में संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है वो कर्नाटक में दिया जाता है, मतलब कर्नाटक राज्य का संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे मद्रास संगीत अकादमी है वह प्रदान करती है। जो मद्रास संगीत अकादमी वह इस पुरस्कार को प्रदान करती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1943 में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1943 में हुई थी। अच्छा, इसके तहत क्या मिलता है? इसके तहत एक तो सोने का पदक मिलता है और एक विरुद्ध पत्र मिलता है, मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक सोने का पदक दिया जाता है संगीत कलानिधि पुरस्कार के तहत। ठीक है। अच्छा, जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, और इसको पहली बार 1959 में प्रदान किया गया था। मतलब पहली बार जब ये किसी व्यक्ति को दिया गया था तो 1959 में दिया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। जो लठमार होली है वो उत्तर प्रदेश के नंदगांव, उत्तर प्रदेश का जो नंदगांव और बरसाना है वहाँ की बड़ी विश्व प्रसिद्ध होली है। जो लठामार होली है वो उत्तर प्रदेश के नंदगांव और बरसाना की विश्व प्रसिद्ध होली है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में है? मतलब ये उस समय का, मतलब एक तरह से कहते हैं ये उस समय का तो नहीं है, हालांकि करंट से रिलेटेड ही हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको 2021 का जो टाइम मैगजीन में जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची होती है उसमें भारतीय के तौर पर इनको रखा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से पठार हैं जो कि काली मिट्टी के रूप में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो दक्कन लेवा पठार हैं, मतलब जो दक्कन के पठार हैं वो काली मिट्टी में मतलब प्रतिभाशाली अपनी जो मान्यता है वो रखते हैं। मतलब काली मिट्टी अधिकतर दक्कन के पठार में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं काली मिट्टी के बारे में। देखिए, जो काली मिट्टी होती है वो ह्यूमस से भरपूर होती है। मतलब काली मिट्टी में ह्यूमस अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से और बाकी के तत्व पाए जाते हैं? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में इस मिट्टी में पाए जाते हैं। अच्छा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ये जो काली मिट्टी होती है इसमें ये सब तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है, कम पाया जाता है, इसकी कमी होती है। ठीक है, और जो काली मिट्टी होती है इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये पानी को रोक सकती है। इसी वजह से यह जब गीली होती है तो ये मिट्टी होती है वो चिपचिपी होती है। ठीक है, और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती है? इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसीलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोला जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको बोला जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जो काली मिट्टी होती है वो कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और काली मिट्टी जो भारत का दक्कन पठार क्षेत्र है वहाँ अधिकांश मात्रा में काली मिट्टी का ही क्षेत्र है। जो भारत का जो महाराष्ट्र और उधर जो एरिया है उधर की तरफ जो दक्कन पठार वाला वहाँ पे जो काली मिट्टी है वो अधिकतर वहाँ पे क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। ठीक है, और जो राज्य की बात करें तो काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मतलब महाराष्ट्र के बहुत अधिक क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये था काली मिट्टी की सभी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? मतलब ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि जो भारत के राष्ट्रपति के हिसाब से गलत है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं कि वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो भारत का राष्ट्रपति है अपने निवास स्थान का किराया देगा। ऐसा इसमें संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति किराए का भुगतान किए बिना उसमें नहीं रहेगा। उसको कोई किराया नहीं देना पड़ता है। अपना जो राष्ट्रपति भवन होता है वहाँ पे जो राष्ट्रपति रहता है। अच्छा, ऑप्शन बी है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो राष्ट्रपति होगा वो किसी भी संसद का जो सदन है, दोनों राज्यसभा और लोकसभा, उसके किसी भी सदन का सदस्य होना ही होना है उसको। या तो वो हो सकता है और या नहीं हो सकता, ये कंपलसरी नहीं है। अगला है कार्यकाल के दौरान उसके भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जो उसकी वेतन, सैलरी, जो भत्ते उसको मिलते हैं वो वही रहेंगे जब तक उसका कार्यकाल है। अगला है वो लाभ के किसी भी पद पर नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, जब वो राष्ट्रपति रहेगा तो वो राष्ट्रपति पद के अलावा अन्य किसी पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, अन्य कोई लाभ का पद वो धारण नहीं करेगा, ये संविधान में कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान लें। सबसे पहले तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल 52 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 52 के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो संघ की सभी कार्यपालक जो कार्य होते हैं, मतलब संघ के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, उनमें मतलब राष्ट्रपति के जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति हैं वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी। जो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं वो आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होंगी। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत की सशस्त्र सेना, जितनी भी भारत की सशस्त्र सेना होती हैं, उनका सर्वोच्च सेना नायक होता है वो। ठीक है, क्या होता है? सर्वोच्च सेना नायक या सर्वोच्च सेनापति।
जो भारत का राष्ट्रपति होता है, और वह देश का प्रथम नागरिक होता है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि देश का द्वितीय नागरिक कौन होता है। ठीक है, देश का द्वितीय नागरिक कौन होता है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है। अच्छा, जो राष्ट्रपति है वो अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, हमारे यहाँ पे ये प्रावधान है। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो केवल और केवल 2 बार रह सकता है, और हमारे यहाँ का राष्ट्रपति कितनी भी बार रह सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। अब तक केवल जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही इस पद पर 2 बार रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा जो अपने पद पर लगातार, या मतलब कह सकें कि 2 बार हुआ हो, लगातार या गैप के साथ भी 2 बार हुआ हो। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही थे जो कि इस पद पर 2 बार रहे थे। ठीक है। अच्छा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जो प्रतिभा पाटिल थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन एक उद्योग संघ और स्वयं नियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए कार्य करना है। मतलब कौन सा वो उद्योग संघ है जिसका उद्देश्य है सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए काम करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए आगे जान लेते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले नाबार्ड की। जो नाबार्ड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, जो कि भारत में है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसके चेयरमैन है वर्तमान में KV साजी। ये इसकी वर्तमान में चेयरमैन है, वर्तमान में इसकी हेड है नाबार्ड की। अच्छा, स्वयं सहायता समूह की बात करें, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, यह क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह है वो समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह होता है। मतलब इसमें कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। ये एक स्वैच्छिक समूह होता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार इसमें जुड़ सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। ठीक है, इन समूहों का मकसद क्या होता है, इन समूहों का मकसद ओवरऑल देखें तो महिला सशक्तिकरण। अधिकतर जो स्वयं सहायता समूह है, मतलब अधिकतर क्या, मोस्टली जो महिलाओं के ही होते हैं ये, तो इसका जो मेनली उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका मकसद क्या है कि महिलाओं को वित्तीय स्थिरता और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है कि महिलाओं को सक्षम बनाना और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। इन समूहों के जरिए क्या होता है कि महिलाओं को सामुदायिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां करने में इनको सिखाया जाता है। मतलब इनको सिखाया जाता है महिलाओं को कि कैसे बैंकों से जुड़ा जाता है, कैसे खाते वगैरह खोले जाते हैं। तो मतलब एक तरह से इनको अपडेट किया जाता है महिलाओं को, आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में इनको सिखाया जाता है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। तो पूरी तरह से यह वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से काफ़ी अच्छी योजना है एक तरह से, ये समझो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1973। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था वो 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। ठीक है, और उस समय हमारे भारत की PM कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी के समय पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, कैसी पहल है, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित ये पहल है। इसका उद्देश्य था कि समर्पित टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी के
प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करना। मतलब इसका ओवरऑल उद्देश्य देखें तो टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी उसमें बढ़ोतरी करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, इस योजना की शुरुआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके द्वारा शुरू की गई थी। जो भारत का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, यह इसके द्वारा शुरू की गई परियोजना थी। कब? 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, बाकी ये तीनों रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। जो मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है, मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है, वहाँ इसका मुख्यालय BCCI का। ठीक है, किसका मुख्यालय? BCCI का। अच्छा, BCCI के वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में इसके हेड हैं रोजर बिन्नी। कौन है इसके वर्तमान में हेड? वर्तमान में इसके हेड हैं रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, BCCI की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, और जो सचिव हैं इसके वो हैं जय शाह। जो सचिव हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, जो ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके भी ये हेड हैं जय शाह वर्तमान, और BCCI के ये सचिव हैं। और जो पुरुषों की जो भारतीय पुरुष टीम है, भारतीय नहीं लिखा है, जो भारतीय पुरुष टीम है उसके कोच हैं गौतम गंभीर। हालांकि जो भारत की संस्था है, तो भारतीय तो क्या पुरुषों की टीम, जो BCCI की तहत जो पुरुषों की टीम है उसके कोच हैं गौतम गंभीर। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, MK स्टालिन। जो MK स्टालिन थे वो वर्तमान में भी तमिलनाडु के CM हैं, मतलब उस समय भी थे और वर्तमान में भी ये तमिलनाडु के CM हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी पार्टी की बात करें कि कौन सी पार्टी से संबंधित हैं, तो इनकी पार्टी है जिसको शॉर्ट में DMK बोला जाता है। DMK मतलब द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। जो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम इनकी जो पार्टी है उससे यह CM है, मतलब उससे यह तमिलनाडु के CM है, और इसको शॉर्ट में DMK बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गिरनार जो कि जूनागढ़ में है, एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है, जिसे कौन से शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनवाया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन। जो रुद्रदामन प्रथम था उसकी उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए जो सुदर्शन झील के पास जो जूनागढ़ का शिलालेख था उसको बनवाया गया था। ठीक है, हालांकि ये जूनागढ़ का जो शिलालेख था उसको कई उल्लेखनीय शासकों ने, उसकी जो सुदर्शन झील के बारे में, ये चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हो गए, कई उल्लेखनीय शासकों ने इसमें अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि SSC CGL का जो GS का लेवल था वो किस प्रकार का था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अच्छा, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो वो भी प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे कि मैं और उसमें सुधार करने की कोशिश करूं। ठीक है, धन्यवाद।